भाइयों बहनों, जय हिंद, जय भारत, सादर वंदे। पिछले वीडियो में हमने गांधी जी की आत्मकथा के 2 चैप्टर पूरे किए, जिसमें सबसे पहला चैप्टर था गांधी जी का परिचय। दूसरा वीडियो जो लेकर के आया था उसमें था गांधी जी के आत्मकथांश के 2 भाग, 2 अंश थे, जिसके अंदर आपके पहला अंश था सत्य के मेरे प्रयोग और दूसरा अंश था बलवान से भिड़ंत। आज हम इस पर, इसके आगे के जो बिंदु है इस पर चर्चा करेंगे, जिसमें गांधी जी की आत्मकथा नंबर 3 और नंबर 4 में आपके बात आती है शांति निकेतन और नंबर 5 में आती है खादी का प्रयोग, यानी गांधी जी ने इस पर क्या चिंतन दिया था। ये व्याख्यान माला है, तो इस व्याख्यान माला के पाठ को आप आराम से शांत भाव से सुनिएगा और हो सके तो ईयरफोन लगा करके सुनना, ताकि क्या है कि आस पड़ोस का जो वातावरण होता है उस आस पड़ोस के वातावरण में आप डिस्टर्ब नहीं हो। तो बात करते हैं आत्मिक शिक्षा। तो आत्मिक शिक्षा क्या है? तो गांधी जी का मानना है कि विद्यार्थियों के जो शरीर है, शरीर और जो मन है, शरीर और मन है। अब शरीर और मन है, तो इस शरीर और मन को शिक्षित करने के बजाय क्या है, उनकी आत्मा को शिक्षित करो। शरीर और मन को शिक्षित करने के बजाय उनकी आत्मा को शिक्षित करें। उनकी आत्मा जब शिक्षित हो जाएगी तो आत्मिक शिक्षा हो जाएगी। अब उसके लिए क्या कहा? तो वहाँ पर गांधी जी जहाँ रहते थे वहाँ एक आश्रम था, तो टॉलस्टॉय आश्रम की बात आती है। तो टॉलस्टॉय आश्रम की बात आती है तो वहाँ के जो प्रत्येक बालक थे, उन बालकों के प्रति भी इसी प्रकार का आत्मविकास इस पर चिंतन था। यानी कि इस टॉलस्टॉय आश्रम के अंदर बच्चों में क्या निर्माण करना, तो चरित्र निर्माण करना और ईश्वर का ज्ञान, उसके प्रति, ईश्वर के प्रति आस्था और आत्मा का ज्ञान, इस पर गांधी जी ने चिंतन किया। और आत्मिक जो शिक्षा है, उस आत्मिक शिक्षा के शिक्षण के माध्यम से ही, यानी कि विद्यार्थियों में क्या आता है? आचरण आता है। किसके माध्यम से? तो आत्मिक शिक्षा के माध्यम से। आत्मिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में जो आचरण की शिक्षा आती है वो उस आत्मिक शिक्षा के माध्यम से आती है। और वो आत्मिक शिक्षाएं जो आश्रम के छात्र थे, उन आश्रम के छात्रों में क्या था? कोई कहीं भी छात्र रहेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, आश्रम में रहेंगे, तो वहाँ के छात्र क्या करेंगे? सीधी सी बात है, धूम मचाएंगे, झूठ बोलेंगे और किसी न किसी प्रकार की बदमाशी करेंगे। विद्यार्थियों होता है, स्वाभाविक है, बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों में क्या लाना? तो गांधी जी ने कहा कि इन बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं होना, क्रोध नहीं करना। बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर गुस्सा करोगे तो बच्चे भी क्या करेंगे? मन ही मन गुस्सा करेंगे। इसलिए गांधी जी ने उनके ऊपर उन टॉलस्टॉय आश्रम के बच्चों को देखा तो उन्होंने शिक्षा दी कि गुस्सा नहीं करना, शांति से प्रत्येक वार्ता को सुलझाना, उसका सुलह करना। और फिर अगर माना कि किसी के ऊपर कोई गुस्सा हो भी जाए तो आत्मग्लानि करना, मन के अंदर उनसे प्रार्थना करना कि नहीं, आइंदा से ऐसी कोई बात नहीं होगी। फिर उसके ऊपर पश्चाताप करना, चिंतन करना कि हमने ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए। फिर बात आती है कि किसी भी छात्र के साथ में मारपीट नहीं करना। गांधी जी की ये जो आत्मिक शिक्षा है, यानी जिसको हम आचरण की शिक्षा के माध्यम से भी ले सकते हैं। किसी भी विद्यार्थी को अगर शरीर और मन की शिक्षा देने के बजाय उसकी आत्मा को बदल दीजिएगा, अपने आप वो अपने आचरण के अनुसार चलने लग जाएगा। फिर हमने दूसरी, इसके आगे का जो चैप्टर था उस चैप्टर पर हम चिंतन कर रहे हैं शांति निकेतन। तो शांति निकेतन की बात आती है तो शांति निकेतन, यानी जैसे शांति निकेतन याद आता है तो हमें रविंद्र याद आएगा। रविंद्र कौन? रविन्द्रनाथ ठाकुर, जिसको अंग्रेज़ों ने ठाकुर को टैगोर बना दिया था। टैगोर, मिस्टर टैगोर ऐसे बोला करते थे अंग्रेज। जैसे अपने बीसी चटर्जी, तो बीसी चटर्जी को बीसी चटर्जी बना दिया अंग्रेज़ों ने, जबकि उसका नाम क्या था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अंग्रेज़ों ने क्या किया? मिस्टर बीसी चटर्जी,
जबकि उसका शुद्ध नाम क्या है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अंग्रेज आए, कई भ्रांतियाँ हमें सिखा के चले गए और हमें कई गलतियों के अंदर धकेल दिया जो हम आज तक नहीं सुधार पा रहे हैं। तो वही रविंद्रनाथ ठाकुर, जिसके आश्रम का नाम शांति निकेतन, उस शांति निकेतन में क्या हुआ? वो शांति निकेतन है क्या? तो कलकत्ता में है, और वो कलकत्ता में एक स्थान है जहाँ बोलपुरा गांव, उस बोलपुरा गांव के आसपास। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस शांति निकेतन की स्थापना 1901 में की। कब की? 1901 में, और एक विद्यालय के रूप में खड़ा किया। किसके रूप में? एक विद्यालय के रूप में। और जिसको 1919 में कला भवन के रूप में भी प्रस्तुत किया। यानी कि वो जो शांति निकेतन है, उस शांति निकेतन की बात कर रहे हैं। और फिर शांति निकेतन को 1921 के समथिंग गांधी जी भी वहाँ गए। गांधी जी के दोस्त क्षितिज मोहन सेन या हरिप्रसाद द्विवेदी, वो भी वहाँ शिक्षक रहे शांति निकेतन में, यानी उस विद्यालय में। तो गांधी जी का वहाँ जाना हुआ, और गांधी जी के साथ में वहाँ मैंने आपको बताया क्षितिज मोहन सेन या हरिप्रसाद द्विवेदी, या एक वहाँ और उस समय अपने हिंदी के एक लेखक हैं जिसको हम काका कालेलकर के नाम से जानते हैं। काका कालेलकर की यात्रा वृत्तांत एक आपके आता है, नदियों में उगलती आग, ऐसे हिमालय की बेटियाँ उसका एक चैप्टर है काका कालेलकर का। तो हम बात कर रहे हैं कि जो काका कालेलकर है, क्षितिज मोहन सेन है, हरिप्रसाद द्विवेदी है, गांधी जी है, और फिर एक और बंदा था चिंतामणि शास्त्री, ये सभी लोग वहाँ शिक्षक थे। और जब गांधी जी वहाँ गए और वहाँ पर देखा, तो वहाँ उस आश्रम के अंदर शांति निकेतन में कुछ रसोई लगे हुए हैं, कुछ अन्य और भी सुविधाओं के लिए काम में अनेक लोग लगाए हुए हैं। तो वहाँ गांधी जी ने उस आश्रम में खर्चा कम से कम खर्चा हो, इसके लिए गांधी जी ने अपना एक विचार रखा कि क्यों नहीं हम सभी विद्यार्थी मिलकर के सब काम आश्रम के हम सब करें। यानी कि स्वावलंबन की शिक्षा दी, स्वावलंबी बनने की, कि स्वयं हमारे हाथों से काम हो। स्वच्छता हम स्वयं करेंगे, भोजन हम स्वयं रसोई के साथ मिलकर के बनाएंगे, पानी हम स्वयं भरेंगे। सब ने अलग अलग व्यवस्थाओं को बांट करके गांधी जी ने उसमें भी वहाँ के आश्रमवासियों को एक नई दिशा दी, नई प्रेरणा दी। शांति निकेतन की बात कर रहा हूँ, चैप्टर है शांति निकेतन। फिर वहाँ जो रसोई जो संभाल रहे थे, उन रसोइयों का पूरा सहयोग करना शुरू कर दिया। इस प्रकार उन्होंने एक दूसरे के सहयोग से गांधी जी ने अपने जीवन के माध्यम से सामुदायिक विकास, समूह के रूप में कार्य करना, स्वावलंबी जीवन बनाना, ऐसा संदेश दिया। किनको? शांति निकेतन के आश्रमवासियों को, वहाँ के विद्यार्थियों को, तो वहाँ विद्यार्थी रहते थे। फिर उस समय गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे, जिसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले जी का निधन हो गया, जिसकी वजह से शांति निकेतन में शोक छा गया, श्रद्धांजलि सभा की गई, और वहाँ से गांधी जी पुनः अपने भारत भ्रमण के लिए निकल गए। यानी कि जो राजनीतिक गुरु कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जी का जो विचार था कि गांधी जी भारत भ्रमण करके भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाए, जिसमें चाहे स्वावलंबी जीवन हो, चाहे सशक्त जीवन हो। और फिर गोपाल कृष्ण गोखले जी का एक मित्र था, जिसका नाम भी आपने कभी सुना होगा, जो उनके गोखले जी के शिष्य के रूप में कुछ समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में काम किया, जिसका नाम था महादेव गोविंद रानाडे, जो गांधी जी का परम भक्त था। ये तो बात हुई आपके शांति निकेतन की। फिर बात आती है, अंतिम बात, खादी का जन्म। तो खादी के जन्म की बात करते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर एक विचार चला था उस समय 1921 के अंदर, असहयोग आंदोलन की स्वदेशी अपनाओ और देश बचाओ। तो उस पर गांधी जी ने कहा क्यों नहीं हम भारत के अंदर खादी को जन्म दें और खादी पहने, खादी धारण करें,
और हम स्वयं खादी के वस्त्र बनाएं और हम स्वयं ही स्वावलंबी बने। इस प्रकार उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत को गरीबी से मुक्त करने के लिए जो एक चिंतन दिया वह था स्वदेशी अपनाओ, यानी खादी का जन्म। तो खादी के जन्म के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि चरखा लाना पड़ेगा। तो इधर उधर से कहीं से ढूंढ करके एक चरखा लाए और चरखा ला करके अपने, यानी कि जो गांधी जी का आश्रम था साबरमती आश्रम, उस आश्रम में एक चरखा ला करके रखा और स्वयं उस चरखे का उपयोग करने लगे। चरखे के द्वारा ऊन काटना और ऊन काट करके चरखे के द्वारा सूती वस्त्रों को काटना, सूती धागे काटना और फिर कपड़े तैयार करना। आश्रमवासियों में स्वदेश भक्ति का जागरण कर दिया, यानी एक प्लान बनाई, एक योजना बनाई इसने गांधी जी ने। और फिर इस प्रकार गांधी जी उन आश्रमवासियों के द्वारा जो विदेशी मिलों से जो कपड़े आ रहे थे, उन कपड़ों को गांधी जी ने बंद करवा करके भारत को एक सशक्त और स्वावलंबी भारत की ओर नई दिशा दी। उसके पश्चात आवश्यकता के अनुसार कपड़ा बनने लगा, कपड़े की बुनाई शुरू हो गई, कपड़े की आवाजाही शुरू हो गई और जो देशी जो मिलें थी, जो सूत काट करके देशी मिलें भी शुरू हो गई, सूत काट करके देशी कपड़े शुरू हो गए और जिसकी वजह से देश में एक सकारात्मक दिशा और नई प्रेरणा प्रारंभ हो गई। और वह जो सूत है वो हाथ से काटा जाता था, तो आश्रमवासियों को सभी को कुछ काम भी मिल गया और सूत भी काटने लग गए। और इस प्रकार जो सूती कपड़ा था, वो सूती कपड़ा के माध्यम से सूत काटना हाथों से और सूती कपड़ा तैयार करना, और वहाँ पर उस जो चरखा चलाने की परंपरा, चरखा चलाना, चरखा लाना, चरखा रखना, आश्रमवासियों को सूत काटना सिखाना, ये सब काम वहाँ पड़ोस के गांव में रहने वाली एक विधवा महिला थी जिसका नाम था गंगाबाई। क्या नाम था? गंगाबाई, जिसके सहयोग से सभी आश्रमवासी वहाँ पर इस काम में जुट गए और सूत काटने लग गए। ये बात हुई अपनी गांधी जी की आत्मकथा की, आत्मकथा के अंश की। तो गांधी जी के आत्मकथा के अंश के ऊपर हमने चिंतन किया। तो सबसे इस पर गांधी जी की आत्मकथा के चिंतन में हमारे सामने 5 बिंदु आए। तो 5 बिंदुओं में कौन कौन से बिंदु आए? तो नंबर 1 आपके सामने क्या आया, चिंतन करो, सत्य के मेरे प्रयोग। फिर दूसरा क्या आया, बलवान से भिड़ंत। दूसरा क्या आया, बलवान से भिड़ंत। तीसरी बात क्या आई, तो आत्मिक शिक्षा, आत्मिक शिक्षा। और चौथी बात क्या आई, तो आई आपके शांति निकेतन। शांति निकेतन जैसी बात आती है तो हमें रविंद्रनाथ ठाकुर याद आने चाहिए, और रविंद्रनाथ ठाकुर याद आते ही हमें शांति निकेतन विद्यालय के रूप में हमारे सामने 1901 की कल्पना आनी चाहिए। फिर बात आती है कि शांति निकेतन बात आई तो कहाँ, यानी कलकत्ता। फिर हमारे सामने इसका अंतिम बिंदु आता है खादी का प्रयोग। और जैसे खादी का प्रयोग याद आएगा तो खादी यानी चरखा काटना किसने सिखाया गांधी जी तो गंगाबाई। और वो गंगाबाई कहाँ रहती थी? वही अपने जहाँ गांधी जी का आश्रम था। गांधी जी का आश्रम कहाँ? गांधी जी का आश्रम। आप इस प्रश्न को मैंने अभी बताया है इससे पहले, तो आप इसको इनबॉक्स में जाकर के लिखिएगा, गांधी जी का आश्रम, यानी कि स से शुरू होता है। आप सोचते रहना स से, अभी तो गीत सुनते हैं, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, यानी साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम वहाँ गंगाबाई नाम की महिला ने 1917 में वहाँ कपड़ा बुनना सिखाया, सूत काटना सिखाया। देश के अंदर सशक्त भारत के निर्माण की उस समय की प्लान चल रही है, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सशक्त भारत, स्वावलंबी भारत। इस प्रकार गांधी जी की जो आत्मकथा है उसके जो ये अंश थे उस पर मैंने आपको व्याख्यान के माध्यम से समझाया। आप इस चैप्टर को पढ़िएगा और पढ़ करके तैयार करिएगा, सुनिएगा, और फिर मैं जब आपको इस चैप्टर की PDF भेजूँ तो आप इसको अपनी कॉपी के अंदर सुंदर अक्षरों में लिख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।